हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा अशोकनगर ज़िला। अशोकनगर ज़िले से रिलेटेड जो है आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको मैप के थ्रू भी बताऊंगा कि मैप के थ्रू आपको कैसे अशोकनगर के चारों ओर ज़िले देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि चंदेरी है और चंदेरी का किला है, चंदेरी जो है वो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको जो है नदियाँ भी देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ आपको जो है चंदेरी का जो महल है वहाँ आपको एक खूनी दरवाज़ा भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आज जो है हम वो अशोकनगर ज़िले से जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अशोकनगर ज़िले के चारों ओर आपको कौन कौन से ज़िले देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि अशोकनगर ज़िला जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगा हुआ है, पहला। दूसरा, आपको इसमें 4 ज़िले देखने को मिलेंगे। 4 ज़िले जो आपको देखने को मिलेंगे वो ग्वालियर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको शिवपुरी देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले तो शिवपुरी देखने को मिलेगा, फिर गुना देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा विदिशा जिला और फिर देखने को मिलेगा आपको सागर जिला। ठीक है, ये जो संभाग के रूप में भी जाना जाता है। तो इतने आपको मैं आप बताता हूँ कि आप लोकेशन वाइज कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये है आपका अशोकनगर ज़िला। अशोकनगर ज़िला के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा शिवपुरी जिला। उत्तर में क्या देखने को मिलेगा? शिवपुरी जिला। फिर बात करते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में आपको याद रखना है गुना। क्या याद रखना है? गुना। तो यहाँ आपको याद रखना है शिवपुरी जिला। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी शिवपुरी जिले की। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी या ये वाला जो क्षेत्र है वो गुना जिले से संबंध रखता है, मतलब ये आपका गुना जिला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो दक्षिण में देखने को मिलेंगे वो 2 ज़िले देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा विदिशा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा विदिशा, और विदिशा के बाद एक छोटी सी बाउंड्री आपको किसके साथ देखने को मिलेगी? तो वो आपको देखने को मिलेगी सागर के साथ। तो छोटी सी बाउंड्री आपको देखने को मिलती है सागर के साथ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि गुना यहाँ है आपका गुना। अगर बात करूँ मैं अशोकनगर के पश्चिम में, तो अशोकनगर के पश्चिम में आपको गुना देखने को मिलेगा। अशोकनगर के उत्तर में आपको शिवपुरी जिला देखने को मिलेगा। अशोकनगर के दक्षिण में आपको विदिशा जिला देखने को मिलेगा, और एक छोटी सी बाउंड्री जो बनाता है वो आपको सागर जिला देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पूर्व की। अगर मैं अशोकनगर जिले के पूर्व की बात करूँ, अशोकनगर जिले की पूर्व की बात करूँ, तो यहाँ आपको उत्तर प्रदेश राज्य देखने को मिलेगा, उसकी आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी। तो एक राज्य और 4 जिले आपको अशोकनगर के चारों ओर याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे। तो एक नेशनल हाईवे आपको देखने को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की ओर जाता है, परंतु अगर हम बात करें दक्षिण की ओर अगर हम बात करें तो ये जाता है आपका विदिशा जिले की ओर। देखिए, अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में मैंने आपको क्या बताया हुआ है? मैंने बताया है विदिशा जिला। तो यहाँ पर आपको विदिशा देखने को मिलेगा। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ये कहाँ जाता है? ये जाता है विदिशा की ओर। विदिशा की ओर मतलब ये अगर आप दक्षिण की ओर देखेंगे तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? विदिशा की ओर। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है ये विदिशा की ओर जाता है। फिर उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आता हुआ प्रवेश करता है अशोकनगर में। अशोकनगर से कहाँ जाता है फिर ये? तो ये फिर चला जाता है विदिशा की ओर। और इस नेशनल हाईवे का जो नाम है 347, नेशनल हाईवे 346 नेशनल हाईवे 346 नया नेशनल हाईवे है ये। तो आपको नेशनल हाईवे इसके अंतर्गत याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोकनगर। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कदबाया गांव आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कदबाया गांव, मतलब अशोकनगर के उत्तर में
कदवाया गांव देखने को मिलेगा। 11वीं 12वीं शताब्दी के यहाँ आपको प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कच्छप घाट जो वंश हुआ करते था, कच्छप वंश हुआ करता था, उनके द्वारा यहाँ पर राज्य किया गया है, शासन किया गया है। प्रसिद्ध चंदन मठ देखने को मिलेगा। चंदन मठ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मठ की स्थापना की जाती है ना, तो आपको एक मठ देखने को मिलेगा यहाँ पर, चंदन मठ। ठीक है, तो कदवाया गांव में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि 11वीं 12वीं शताब्दी के लगभग यहाँ पर जो है कदवाया गांव में जो है कछवाहा वंश द्वारा शासन किया गया है। प्रसिद्ध आपको चंदन मठ भी कहाँ देखने को मिलेगा, तो कदवाया गांव में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड जो देखने को मिलता है, तो आपको एरिया याद रखना है, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका कदवाया गांव का। ठीक है, फिर आपको याद रखना है करीला। ये जो क्षेत्र है आपका, ये करीला वाला क्षेत्र है। तो करीला वाले क्षेत्र में आपको जो याद रखना है, करीला वाले क्षेत्र में आपको क्या याद रखना है, सीता जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। सीता जी का एक स्थान है यहाँ पर, तो सीता जी का स्थान है। और यहाँ से ही आपको जो है एक राई नृत्य देखने को मिलता है। और यहाँ पर राई मेला मतलब एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें अधिकांश लोग जो होते हैं, अधिकांश जो जनजाति होती है, वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो राई नृत्य करते हैं। आपको पता होना चाहिए, बुंदेलखंड में हम अगर बात करें तो बुंदेलखंड में एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में हम जिसको जानते हैं वो है राई नृत्य। ठीक है, तो ये सारे नृत्य से रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो बनाई है और उसमें मैंने संपूर्ण नृत्य के बारे में डिस्कशन किया है, किस तरीके का नृत्य होता है, किस क्षेत्र में अधिकांश जनजातियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है और किस अवसर पर किया जाता है ना, किस समय इस प्रकार के नृत्यों का आयोजन किया जाता है। तो आपको राई नृत्य याद रखना है करीला से। यहाँ एक प्रसिद्ध मेला लगता है और एक उस प्रसिद्ध मेले में अधिकांश जो नृत्य किए जाते हैं वो राई नृत्य किए जाते हैं। तो आपको सीता जी का स्थान देखने को मिलता है करीला में, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक नृत्य देखने को मिलता है और उसी के आधार पर आपको एक प्रमुख जो है वो राई नृत्य देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब, तो करीला तो मैं आपको बता चुका हूँ, करीला के नीचे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, आनंदपुर साहिब। ये है आपका पूरा क्षेत्र किसका, आनंदपुर साहिब का। अगर हम बात करें तो आनंदपुर साहिब की, तो आनंदपुर साहिब में एक धार्मिक स्थान है। संस्थापक या इसकी जो स्थापना की गई थी वो अद्वैत आनंद जी जो रहे हैं उनकी स्मृति में यहाँ पर आनंदपुर साहिब की स्थापना की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर महाराज परमहंस दयाल जी द्वारा, ठीक है, और ये जो स्थापना की गई थी आनंदपुर साहिब की, यहाँ पर स्थापना की गई थी, ये स्थापना की गई थी 1939 को। 1934 में अगर हम बात करें तो वो है आनंदपुर साहिब की स्थापना की गई थी। खास तौर पे अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पर आप जनजाति के रूप में विशेष रूप से याद रखें, जैसे कि मैंने आपको शिवपुरी जिले में बताया था पारथी जनजाति, तो पारथी जनजाति आपको वहाँ शहरीय जनजाति बताया था। शिवपुरी में मैंने बोला था कि यहाँ अधिकांश सर्वाधिक शहरीय जनजाति आपको शिवपुरी में देखने को मिलती है। उसी तरीके से पारथी जनजाति भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अशोकनगर में देखने को मिलेगी। हालांकि शहरीय जनजाति भी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, लेकिन अधिकांश आप बात करेंगे तो आपको पारथी जनजाति देखने को मिलेगी। जैसे कि अधिकांश जनजाति आपको जो शहरीय जनजाति है ना वो आपको शिवपुरी जिले में देखने को मिलती है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो आनंदपुर साहिब एक धार्मिक स्थल है और संस्थापक अद्वैत आनंद जी हैं, महाराज परमहंस दयाल जी, और इनकी स्थापना जो है आनंद साहिब की स्थापना जो है वो 1939 में मतलब कि 1934 में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं चंदेरी। चंदेरी एक प्रमुख क्षेत्र है ना, क्योंकि ये जो है चंदेरी जो है वो चंदेरी किले के लिए भी प्रसिद्ध है और चंदेरियों की एक विशेष कला जो साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि और शिवपुरी में भी मैंने आपको बताया कि साड़ियों का शिल्प आपको देखने को मिलता है शिवपुरी में, क्योंकि आपको अशोकनगर के उत्तर में
शिवपुरी जिला देखने को मिलता है। और शिवपुरी जिले में भी मैंने आपको साड़ियों का शिल्प बताया था, मतलब कला, एक विशेष प्रकार की कला, साड़ी बनाने की एक विशेष प्रकार की कला शिवपुरी में पाई जाती है। और उससे भी अधिक अगर आप देखेंगे एक विशेष कला साड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है, और ये आपका भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है इसको साड़ियों के लिए, तो ये है चंदेरी। अब बात करते हैं चंदेरी। चंदेरी में आपको मेला भी देखने को मिलेगा, चंदेरी का किला भी देखने को मिलेगा, खूनी दरवाज़ा भी देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी वो भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंदेरी की। तो देखिए चंदेरी में आपको साड़ी उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि साड़ी उद्योग के लिए चंदेरी प्रसिद्ध है, पहली बात। दूसरी बात है मालवा का इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये चीज़ नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार तो पूछ लिया जाता है, और हम दक्षिण का प्रवेश द्वार हम असीरगढ़ के किले को बोल देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ का किला कहलाता है, जो कि बुरहानपुर जिले में आता है। तो असीरगढ़ का किला, जब हम बुरहानपुर जिले की बात करते हैं तो असीरगढ़ के किले की बात करते हैं, और असीरगढ़ के किले की बात होती है तो वहाँ अशोक की बात, अकबर की बात होती है। साथ ही साथ असीरगढ़ के किले को जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपको दक्षिण में जाना है, मध्य भारत के दक्षिण में जाना है, तो किसी भी राजा को अगर भारत के दक्षिण में जाना होता था तो उसको असीरगढ़ के किले से होता हुआ जाना पड़ता था, मतलब कहीं ना कहीं उसको असीरगढ़ के किले को जीतना पड़ता था, उसके बाद वो दक्षिण के जो राजवंश हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वहां जा सकते थे। उसी प्रकार से अगर किसी को मध्य उच्च प्रदेश से, मध्य उच्च प्रदेश मतलब ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, ये है मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश से अगर आपको मालवा में प्रवेश करना है, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरे जिले हो जाएंगे। यहाँ अगर आपको प्रवेश करना है, मतलब मालवा में प्रवेश करना है, तो प्रवेश करने के लिए एक द्वार कहा जाता था, वो होता था मालवा का प्रवेश द्वार चंदेरी। और चंदेरी जो पूरा है वो एक किले के रूप में विकसित है। तो चंदेरी तो एक क्षेत्र भी है और साथ ही साथ वहाँ एक किला भी है। तो किले के आधार पर भी एक जो है विशेष प्रकार का आपको चंदेरी देखने को मिलेगा। मेला भी लगता है यहाँ पर, और ये एक टेकरी के रूप में भी है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, चंदेरी का किला, चंदेरी के किले की ऊंचाई की बात करें तो 71 मीटर ऊंचा है। ये जो चंदेरी का जो स्थलीय भाग है ना, मतलब जो ग्राउंड वाला जो ग्रामीण भाग है, उससे अगर आप इस किले की ऊंचाई देखेंगे तो आपको लगभग 71 मीटर ये ऊंचा देखने को मिलेगा चंदेरी का किला। और बात करें चंदेरी के किले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना प्रतिहार शासक, प्रतिहार वंश होता था ना, प्रतिहार वंश होता था, पल्लव वंश होता था, चालुक्य वंश होता था, चोल वंश होता था। तो उसी आधार पर आप देखेंगे प्रतिहार शासक, तो प्रतिहार जो शासक रहे हैं उनमें से रहे हैं एक कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया था चंदेरी का किला। इस पर भी कई आक्रमण हुए हैं, इस पर भी शासक किया है, कई जो है राजवंशों द्वारा इस पर शासन किया गया है। जैसे असीरगढ़ के किले पर जो है कई राजवंशों द्वारा, ग्वालियर के किले पर कई राजवंशों द्वारा शासन किया गया है। उसी प्रकार से हम बात करें चंदेरी का किला, तो इनके द्वारा भी, चंदेरी के किले पर भी कई राजवंशों द्वारा शासन किया गया है, और मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एक विशेष चीज आपको जो है चंदेरी में याद रखनी है, खूनी दरवाजा है ना, खूनी दरवाजा। तो ये खूनी दरवाजा आपको कहाँ देखने को मिलता है, चंदेरी में देखने को मिलता है। और खूनी भंडारा अलग है, वो बुरहानपुर में देखने को मिलता है। दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। खूनी दरवाजे की बात होगी तो वो चंदेरी में याद रखना है, लेकिन खूनी भंडारे की बात होगी तो वो बुरहानपुर जिले में याद रखना है। खूनी भंडारा बुरहानपुर जिले में है, खूनी दरवाजा जो है वो आपको देखने को मिलेगा चंदेरी में, और चंदेरी के किले में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इतनी इसके अंतर्गत याद रखना है, चंदेरी से और चंदेरी के किले से। अब हम बात करते हैं मुंगावली। मुंगावली की अगर बात करें, मध्य प्रदेश का पहला खुला जेल सिविल, जिसको हम बोलते हैं नवजीवन। क्या बोलते हैं, नवजीवन। मध्य प्रदेश का पहला खुला जेल सिविल। देखिए साथ में सिविल याद रखना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश का पहला खुला जेल सिविल नवजीवन। मध्य प्रदेश का पहला खुला जेल सिविल जो हो जाएगा आपका क्या, नवजीवन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अशोकनगर।
अशोकनगर, 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 अशोक का नगर, मतलब इसका नाम किसके आधार पर पड़ा है? सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के नाम पर अशोकनगर का नाम अशोकनगर पड़ा। तो इसके पहले उसका नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हम बात करें कि जब अशोक ने जो है भ्रमण किया था और वो आक्रमण कर रहा था और सभी जिलों, जितने भी जो राज्य थे या जितनी भी उस समय वंश चला करते थे, जितनी भी रियासतें हुआ करती थी, सब पर धीरे धीरे किसका? अशोक का क्या हो रहा था? कब्जा हो रहा था। वो सभी को लगातार जीत रहा था। तो तभी हम बात करें उज्जैन से, जब वो होता हुआ, उज्जैन से होता हुआ, जिसको हम पहले उज्जैनी भी बोलते थे, अवंतिका भी बोलते थे, तो उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन से होता हुआ जब वो अशोकनगर में आया, और अशोकनगर उस समय अशोकनगर के रूप में नहीं जाना जाता था, परंतु उसको हम एक क्षेत्र के रूप में जानते थे, पछार, उसको हम पछार के रूप में जानते थे। पछार जो एक क्षेत्र था, वहाँ आके अशोक रुकता है और कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद वहाँ से जाता है, तब से उस क्षेत्र का नाम जो है अशोकनगर पड़ जाता है। फिर हम उसको उस समय से, अशोक के समय से अशोकनगर के रूप में जानने लगे, उस क्षेत्र को अशोकनगर के रूप में उस क्षेत्र को हम जानने लगे। और फिर बाद में जो है वो गुना जिले में तो था ही, परंतु हम बाद में हम बात करें तो उसको पृथक कर दिया गया। गुना जिले से ही तो अशोकनगर जिले का पृथक हुआ है। गुना जिले में ही तो पहले अशोकनगर जिला सम्मिलित था, बाद में हमने इसको पृथक कर दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि अशोकनगर के नाम पर ही, अशोक के नाम पर ही अशोकनगर जिले का नाम रखा गया, परंतु पहले उसका नाम पछार था, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, है ना। तो मौर्य सम्राट अशोक के नाम पर अशोकनगर का नाम रखा गया है। और 15 अगस्त 2003 को अगर हम बात करें तो गुना जिले से इसको पृथक किया गया था। गुना जिला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, आपको जो है पश्चिम में देखने को मिलेगा गुना जिला। तो गुना जिले से ही पृथक करके 15 अगस्त 2003 को गुना जिले से पृथक करने के पश्चात अशोकनगर जिले की स्थापना की गई थी। और बात करें हम, अशोकनगर 2003 में की गई थी, 2003 में ही आपको खंडवा से बुरहानपुर नया जिला बनाया गया था, तो वो भी याद रखना है, ठीक है। शहडोल से शायद अनूपपुर भी बनाया गया था, तो शहडोल से अनूपपुर भी याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 15 अगस्त 2003 में गुना जिले से पृथक करके अशोकनगर जिले का नाम बना। साथ ही साथ यहाँ आपको जनजाति जो देखने को मिलेगी वो पारधी जनजाति, आप पारथी या पारधी भी बोलते हैं हम उसको, पारधी जनजाति। जब मैंने आपको जनजाति बताया था ना, तो मैंने पारधी जनजाति भी आपको बताया था, सहरिया जनजाति भी बताया था, कोल जनजाति भी बताया था, भील जनजाति भी बताया था, गौड़ जनजाति भी बताया था, बहुत सारी जनजाति, हमने कोरकू जनजाति भी डिस्कस किया था, है ना। तो बहुत सारी जो है हमने उसमें जनजाति डिस्कस की थी, क्षेत्र भी मैंने आपको बताया था। पारधी जनजाति, अधिकांश जनजाति पारथी या पारधी जनजाति आपको अशोकनगर में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रमुख आकर्षण की बात करें या प्रमुख नदियों की बात करें, पार्वती, बेतवा और सिंध, ये नदी आपको अशोकनगर में देखने को मिलेगी। विदिशा होती हुई जाती हैं ये पार्वती, फिर सिंध नदी और बेतवा नदी, तो ये जो है आपको विदिशा से होती हुई जाती हैं, अशोकनगर में प्रवेश करती हैं और फिर उत्तर की ओर ही जा रही हैं। ये तो सभी नदी उत्तर की ओर ही बहती हैं, ये सारी नदियां अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो है लगातार ये जाती हुई चंबल में मिल जाती हैं। कुछ नदियां चंबल फिर यमुना नदी में मिल जाता है, यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी गंगा में मिल जाती है, गंगा जाके अरब खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो आपका सुंदरबन डेल्टा है वहाँ जाके गिर जाती है। तो इस तरीके से ये जो है क्रम वाइज चलती रहती हैं। लेकिन नदियाँ आपको पार्वती नदी, बेतवा नदी और सिंध नदी याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रमुख आकर्षणों में क्या क्या देखने को मिलेगा। विंध्यावासिनी मंदिर देखने को मिलेगा। पर्वत है, बहुत सुंदर पर्वत पठारों के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, विंध्यावासिनी, क्योंकि विंध्याचल वाला क्षेत्र है ना, ये थोड़ा सा क्षेत्र आपको यहाँ विंध्याचल वाला देखने को मिलता है, ठीक है। तो विंध्यावासिनी इसलिए उसको कहा जाता है, विंध्यावासिनी मंदिर देखने को मिलेगा। करीला में भी आपको एक माता का मंदिर देखने को मिलेगा। चंदेरी में बेजू बाबा की समाधि देखने को मिलेगी। चंदेरी में बेजू बाबा की आपको क्या देखने को मिलेगी, बेजू बाबा की आपको समाधि देखने को मिलेगी। और आपको चंदेरी के अंतिम जो शासक रहे हैं बुंदेला शासक मतलब वही वो जो बुंदेला पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र है ना,
जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो बुंदेला क्षेत्र और बुंदेला शासक कहा जाता था उनको। तो जो वो बुंदेला शासक रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया है। और जब हम 1857 की क्रांति की बात करें, विद्रोह की बात करें, 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो उस 1857 के विद्रोह में अगर हम बात करें चंदेरी से या फिर हम बात करें अशोकनगर से, तो चंदेरी जो क्षेत्र था वहाँ से किसने उसमें सहयोग लिया था, उसमें भाग लिया था, तो वो लिया था मदन सिंह। मदन सिंह द्वारा जो है चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक जो रहे हैं राजा मदन सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह में भाग लिया गया था। तो मदन सिंह द्वारा जो है 1857 के विद्रोह में भाग लिया गया था। लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया गया था 1857 का, तो वो नीमच छावनी से किया गया था। मैंने आपको बताया था जब नीमच जिले से हमने डिस्कशन किया था तो मैंने उसमें बताया था कि नीमच जिले से जो है आपका 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया गया था। उस वहां पर नीमच छावनी मतलब अभी भी आप देखोगे तो सैन्य छावनी आपको नीमच जिले में देखने को मिलेगी। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ था मध्य प्रदेश में, वो नीमच छावनी से हुआ था। फिर धीरे धीरे जो सभी रियासत जो रही हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत उन्होंने जो है उस 1857 में भाग लिया। लेकिन बात करें चंदेरी से, तो चंदेरी से मदन सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह में भाग लिया गया था। अंतिम शासक थे बुंदेला शासन के, ठीक है। फिर इसको धुबाजी के प्रमुख जैन तीर्थ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, अशोकनगर में देखने को मिलेंगे। धुबाजी के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल मतलब जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल आपको धुबाजी के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल देखने को मिलेंगे। चंदेरी किले में खूनी दरवाजा देखने को मिलेगा, खूनी भंडारा नहीं है, याद रखना, खूनी दरवाजा, खूनी भंडारा जो है आपको बुरहानपुर जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। जनघनत्व की बात करें तो 181 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। लिंगानुपात की बात करें तो 904 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी 1000 पुरुषों पर। फिर अशोकनगर का पुराना नाम पछार था, ठीक है। अशोकनगर का पुराना नाम क्या था, पछार था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने अशोकनगर जिले से रिलेटेड आज डिस्कशन किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको वो चीज़ फिर से याद हो जाए। देखिए सबसे पहले आपको कदवाया गांव याद रखना है। 11वीं 12वीं शताब्दी के लगभग ये जो है एक जो प्रांत के रूप में भी रहा है। प्रसिद्ध मंदिर हैं, कछवा वंश द्वारा यहाँ पर शासन किया गया है और यहाँ पर प्रसिद्ध चंदन मठ आपको देखने को मिलेगा। करेला में आपको सिर्फ राई नृत्य याद रखना है, मेला है एक विशेष प्रकार का। उसके बाद चंदेरी बिल्कुल याद रखना है। चंदेरी एक औद्योगिक नगरी के रूप में तो है ही, क्योंकि साड़ियों का उद्योग देखने को मिलता है। मालवा का प्रवेश द्वार चंदेरी को कहा जाता है, ठीक है। तो चंदेरी एक जो है मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। ये मतलब एक अलग से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। चंदेरी का किला जो है प्रतिहार कीर्तिपाल द्वारा निर्मित किया गया था, 71 मीटर ऊंचा ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ऊंचाई पर है ये किला, चंदेरी का किला। अशोक, सम्राट अशोक के नाम पर अशोकनगर का नाम रखा गया, पहले उसका नाम पछार था, ठीक है। बुंदेला शासक जो रहे हैं मदन सिंह, इनके द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लिया गया है। नदी की बात करें तो पार्वती, बेतवा और सिंध नदी, सर्वाधिक आपको पारधी जनजाति यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको अशोकनगर जिले से याद रखना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।